नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। 4 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई की एक और लाइन खिंच गई। मंगलवार सुबह तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम प्रति लीटर 90 पैसे बढ़ा दिए। इस बढ़ोतरी के बाद प्रदेश में पेट्रोल ऑल टाइम हाई यानी प्रति लीटर 100 रुपए को पार कर गया। जाहिर है, डीजल पेट्रोल के दाम फिर बढ़ने से महंगाई भी चौतरफा बढ़ने के पूरे आसार हैं। क्या आने वाले समय लोगों की जेब ढीली करने जा रहा है? कितनी बड़ी चुनौती मिडिल ईस्ट से उपजा संकट पैदा करने वाला है? देश और प्रदेश खासकर हरियाणा पर इसका कितना असर देखने को मिल रहा है और सरकार कितनी तैयार है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। तो कमर तोड़ महंगाई का आखिर क्या कुछ समाधान निकलेगा? जो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जेबों को ढीला कर रहे हैं, क्या कोई और बेहतरीन विकल्प सरकार के पास होगा? फिलहाल तो ये नाकाफी प्रयास नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार ऑल टाइम हाई पर हरियाणा में पहुंच चुके हैं। हरियाणा सरकार की प्रदेश स्तर पर तैयारियां विकल्प के तौर पर क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। तमाम पहले हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। फील गुड के बाद प्रदेश के लोगों को अब अचानक झटके लगने लगे हैं, क्योंकि पहले सिलेंडर, सोना, दूध और 15 मई को पेट्रोल डीजल के दामों में प्रति लीटर 3 रुपए का इजाफा। 4 दिन बाद 19 मई मंगलवार को सुबह ही फिर पेट्रोल डीजल में प्रति लीटर 90 पैसे की बढ़ोतरी, यानी प्रदेश में पेट्रोल अब ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, 100 रुपए लीटर के भी पार। पीछे से सामान नहीं आएगा तो क्या करेगा? रेट तो बढ़ेंगे। लड़ाई रुक जाए तो फिर अपने आप रेट कटते जाएंगे। माल आएगा, सामान ही कम आएगा तो फिर रेट अपने आप बढ़ेंगे। पेट्रोल तो दाम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन कमाई का भी बढ़ाना चाहिए ना। उस हिसाब से कमाई उतनी की उतनी है, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं रहे हैं। पेट्रोल से तो यही है कि अपना खर्चा चल रहा है। अब पेट्रोल के रेट बढ़ गए, डीजल के बढ़ गए, गैस के बढ़ गए, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, सारी चीजों के बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने से सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे, यानी चौतरफा महंगाई की मार तो सभी पर है, पर मरा गरीब आदमी और निम्न मध्यम श्रेणी का आदमी अभी यहीं बस ना समझिए। सरदार जी की बात सुनिए। पेट्रोल भी 90 पैसे और चढ़ गया, पहले 3 रुपए चढ़ा था। तो हम क्या करें? हम सिर्फ वोट डालने के लिए, या हमें जीना भी है? सर देखो, टैक्स हमसे लिया जा रहा है और कोई भी चीज़ खरीदते हैं जीएसटी पेड कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि फ्री में राशन खा रहे हैं, उसकी भी पैसे दे रहे हैं। सरकार से यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा बैलेंस करके चलो। आप जो रिच हैं उनको और रिच करते जा रहे हो, अमीर को और अमीर बना रहे हो। जो मिडिल मैन है वो बीच में पिस रहा है, गरीब तो मान लो खत्म ही हो गया। गौरतलब है कि तेल गैस के दाम बढ़ने के बीच कंपनी को भी अपने दाम बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। जिसे 2 रुपए बढ़ाने हैं वो 3 रुपए भी बढ़ा लेगा। बहाना ये कि तेल गैस सब कुछ तो महंगा हो गया है। खैर, आप परेशान हैं तो कुछ हल्का हो जाइए। पानीपत के एक सरदार जी हैं, पेट्रोल के दाम जब भी बढ़ते हैं अपने दुख को यूं छिपा लेता है, कहता है किथे महंगा हो गया, असी ता पहले भी 100 दा डलवांदे सी, हुण भी 100 दा। उसका मतलब है पहले 40 बूंद पेट्रोल आती थी, अब 8 बूंदी आती हैं। ओए यार, शांति रखो। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। तो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, क्या आने वाले समय में विकल्प होगा? फिलहाल नजर नहीं आता। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी कहाँ जाए? गरीब आदमी खत्म होता जा रहा है। जो प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, वाकई में चिंता की लकीरें तो खींच रही हैं। सरकार के पास विकल्प क्या कुछ है या नहीं है? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको तारुफ में आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। एक बात हमने सुनी थी कि महंगाई डायन खाया जाता है, वो अब कहीं ना कहीं साकार होती हुई नजर आ रही है। सौरभ, मेरे को याद है हम छोटे होते थे, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म आई थी। उस फिल्म में गाना था, मेरे को लगता है इससे 40 साल पुरानी बात है, प्रेम नाथ होता था,
रोटी कपड़ा और मकान। एक गाना था, हाय रे महंगाई तू कहां से आई। आप देखिए महंगाई तो तब भी थी 40 साल पहले जब ये फिल्म बनी थी, हाय हाय महंगाई तू कहां से आई, 40 साल पहले की बात। तो महंगाई अब भी चल रही है। देखिए आमदनी के हिसाब से, समय के हिसाब से, अगर हमारी आमदन बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है, अगर महंगाई बढ़ती है तो हमारी आमदन बढ़ानी जरूरी होती है ताकि बैलेंस, संतुलन बना रहे। बिल्कुल। कुल मिलाकर सौरभ मैं ये कहूंगा, ये 15 मई को शुक्रवार की रात को, आधी रात को ये रेट बढ़े थे 3 रुपए प्रति लीटर। उसके चौथे दिन, आज चौथा ही दिन था, आज 19 तारीख थी, मंगलवार सुबह ही आज एक खबर आई कि 90 पैसे प्रति लीटर डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं। ये हमेशा से कहा था सौरभ, जब डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं तो आप समझिए आप घर से निकलेंगे, महंगाई आपके साथ साथ चलेगी। अगर आप ये सोचिए डीजल पेट्रोल महंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाए तो वहां भी वो भी रेट बढ़ाएंगे, असर पड़ेगा। बिल्कुल। आप घर का राशन का सामान लाएंगे, वो सब जगह चीनी के रेट बढ़ेंगे, चाय पत्ती के, साबुन के रेट बढ़ेंगे। आप घर के लिए फर्नीचर, प्लाई ले लीजिए, सब जगह, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा साधन है। बिल्कुल। जो रोजमर्रा की चीजें हैं या इस्तेमाल की चीजें हैं, आप गाड़ी के टायर ले लीजिए, वो भी महंगे हो जाएंगे क्योंकि टायरों की ढुलाई ट्रकों से होती है। कोई भी चीज है, कहा जाता है जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते तो आप समझिए चौतरफा आपकी जेब पर बोझ पड़ेगा। ये वही बात है। और मेरे को सौरभ, मेरी समझ जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से ईरान, अमेरिका, इजराइल फिर से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, पहले से ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। और मेरे को लगता है ये सरकार, मोदी सरकार बजाय 5 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए बढ़ाने के, जैसे 3 रुपए बढ़ाए अब 90 पैसे, ये झटके और भी लगेंगे मेरे को लग रहा है। ये झटके आगे भी जारी रहेंगे, जोर के झटके धीरे धीरे लगेंगे। उसके लिए अभी से तैयार होना होगा क्योंकि हालात ही ऐसे बन गए हैं। महेश, मौजूदा स्थिति क्या कहती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है। आपने भी सुना होगा जो बाइट्स हमने अपने प्रोग्राम में दिखाई हैं, उसमें लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भाई दाम तो आप बढ़ा रहे हो, पेट्रोल के बढ़ा रहे हो, डीजल के बढ़ा रहे हो, सीएनजी के बढ़ा रहे हो, खाने पीने की चीज़ों पर बढ़ा रहे हो, लेकिन कमाई नहीं बढ़ा रहे हो, सरकार बैलेंस नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति आई क्यों है? सौरभ, ये चिंता आम आदमी की भी है, आपकी और मेरी भी है। हर किसी की जिंदगी पर बड़ा असर इससे पड़ने जा रहा है। लोगों ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया है। देखिए अभी तो कीमतों में इजाफा हुआ, उससे पहले की एक घटना मैं आपको बताता हूँ। बेसन की कीमतों में, जो चने को पीसकर बेसन तैयार किया जाता है, बेसन की कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर दी गई थी। तो मैंने वैसे ही सवाल जानने के लिए किया कि आखिर इतनी बढ़ोतरी क्यों कर दी गई। किराना के एक दुकानदार से यही सवाल पूछा तो जवाब दिया गया कि हार्मूज बंद है, इसी वजह से ये बढ़ोतरी करनी पड़ी है। आप ये मानकर चलिए कि चना जो यहीं गली आसपास के खेतों में पैदा होता है, वहीं पर पीस कर उसकी पैकेजिंग कर दी गई और वहीं छोटे मोटे गलियों में, बाजारों में, आसपास के शहरों में उसे बेच दिया गया। हार्मूज का कहाँ रेफरेंस है? लेकिन जवाब ये दिया गया कि हार्मूज बंद है, इसकी वजह से कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है। और ये तब की बात है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया था, चुनावी मौसम चल रहा था, बंगाल में चुनाव चल रहे थे, तब तक महंगाई नहीं खा रही थी, तब तक महंगाई डायन नहीं थी। ये डायन हुई है चुनाव परिणाम सामने आने के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो चुकी। अब कोई खतरा नहीं है, अब डायन जो है वो खा सकती है आम आदमी को। तो ये मानकर चलिए कि ये मौसमी है। और सरकार क्या कहेगी? सरकार कहेगी कि देखिए पेट्रोल और डीजल तो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, ये तो मार्केट रेगुलेट करती है, इनपुट और आउटपुट के आधार पर होता है। जब मार्केट में तेल बहुत सस्ता मिल रहा था तब क्या कीमतें गिरा दी गई थी? तब भी तो सरकार उस मुनाफे को खा रही थी, पेट्रोलियम कंपनियां उस मुनाफे को खा रही थी, और वो मुनाफा कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत जबरदस्त मुनाफा जो है ये तमाम पेट्रोलियम कंपनियां सालों से खा रही थी। लेकिन जब घाटे की तरफ जाने लगी तो 2 महीनों का घाटा झेलना इन कंपनियों के लिए मुश्किल हो गया। अब इन्हें बढ़ोतरी चाहिए। और सरकार क्या बयान देती है? सरकार बयान देती है कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब जब तक कि पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम सामने नहीं आया था, ये डायन कहाँ छिपी थी, अब ये डायन बाहर आ गई है। तो ये मानकर चलिए कि आम आदमी की जिंदगी झुलस रही है, और ना सिर्फ आम आदमी की बल्कि अमीर और गरीब सब पर इसका असर पड़ेगा। देखिए अमीर के खर्चे ज्यादा हैं, गरीब के खर्चे कम हैं। अमीर को फॉर्च्यूनर चलानी है और गरीब को अपना मोटरसाइकिल चलाना है। तो ये मानकर चलिए कि रोजी रोटी की व्यवस्था गरीब के लिए भी मुश्किल हुई है, और अमीर का जो इनपुट है वो भी बढ़ा है। उसकी इंडस्ट्रीज, उसकी कंपनी में लागत खर्च बढ़ा है, लेबर की ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, लेबर मैन पावर की ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी। और उससे भी बड़ी बात
साथ कच्चे और पक्के माल की ढुलाई बढ़ेगी। जब हर चीज बढ़ रही है तो यकीनन फिर हर किसी की जिंदगी पर असर पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे फैसले पॉलिटिकल होते हैं। मुझे कई दिनों से इस बात की हैरानी चल रही थी कि अमेरिका आए दिन भारत को धमकी देता है कि आपको इससे तेल नहीं खरीदना है, आपको उससे तेल नहीं खरीदना है, और 56 इंच के हमारे प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे थे। आज हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया है कि हम जो है जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे, लेकिन इतने दिनों की चुप्पी जरूर एक जर्नलिस्ट को जरूर बेहाल कर रही थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि कितना दबाव अमेरिका भारत पर दे रहा है कि हमें सस्ता तेल मिल रहा है, हम खरीद नहीं सकते। एक एलपीजी का जो रशिया का जो बड़ा कंटेनर था हमारी सरहदों पर, हमारे समुद्री किनारों पर खड़ा था और हम उसे खरीद नहीं सकते, हमें उसे वापस भेजना था। कितना दबाव भारत सरकार इस वक्त झेल रही है, क्यों सस्ती ऑप्शंस जो मिल रहे हैं उसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता, विश्व गुरु पर इतना कितना दबाव इस वक्त बना हुआ है। जाहिर सी बात है, और ये तमाम सवाल लाजमी भी हैं और बनते भी हैं, क्योंकि आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, समाधान तो वो सरकार से ही लेगा, प्रतिनिधि वो सरकार के ही चुनता है, अपने वोट को कास्ट करता है, लाइनों में खड़ा रहता है, डंडे खाता है, उसके बाद भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है, इसलिए कि लोकतंत्र का, सशक्त लोकतंत्र का निर्माण हो और जो सुविधाएं हैं मूलभूत मिल सकें। वीरेन जी, मौजूदा स्थिति में जिम्मेदार कौन है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि हरियाणा पर इसका कैसे असर देखा जाएगा, पूरे देश पर पड़ रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हरियाणा में कितनी बड़ी चुनौती बनती देख रहे हैं आप? देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो सरकार के नियंत्रण में नहीं होती। हाँ, सरकार उनका सही ढंग से उपयोग करने के लिए खुद को भी प्रेरित कर सकती है, दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है जी। तो ये जो स्थिति बनी है, ये जो स्थिति है, उसके लिए हम अपनी सरकार को तो दोषी ठहरा नहीं सकते, लेकिन सरकार इसका प्रबंधन व्यवहारिक रूप से ऐसा कर सकती है जिससे जनता पर बोझ कम से कम पड़े और इस स्थिति का सामना किया जा सके। तो इस स्थिति का सामना कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब पहले से अनुमान था कि ये स्थिति आएगी, लोग कल्पना कर रहे थे, लोग इसके लिए तैयार भी थे, बस ये इंतजार कर रहे थे कब चुनाव खत्म होंगे और कब वृद्धि होगी, कब सरकार इसका समय चुनेगी। वृद्धि के लिए तो सभी तैयार थे, तो मालूम था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी है कि वृद्धि होनी थी। ये है कि हमारे पड़ोसी देशों की तुलना में यहाँ वृद्धि जो है कम हुई है, जितनी मानी जा रही थी उतनी वृद्धि नहीं हुई, जितना लोग पहले आकलन कर रहे थे उतनी वृद्धि नहीं हुई। लेकिन इतनी वृद्धि से ही जो है हमारी महंगाई बढ़ गई है। अगर ये वृद्धि और ज्यादा होती तो और स्थिति भयावह होती। लेकिन अब सरकार को क्या चाहिए इस स्थिति पर? देखिए, पूरे देश पर प्रभाव है, हरियाणा छूता नहीं है, उद्योगों पर भी प्रभाव है, ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ गई है, और ये स्थिति का है कि हर व्यक्ति से प्रभावित होने वाला है, हर आम आदमी प्रभावित होने वाला है, हर उद्योग प्रभावित होने वाला है। तो इसके लिए भविष्य के लिए क्या योजना है? अब सरकार आनंद फानंद में निर्णय ले रही है, जो पहले से ही योजना की जानी चाहिए, पहले से ही तय किया जाना चाहिए था उसका। अब जाकर सरकार को ये मांगी ऊर्जा के विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता पड़ी है। अब सरकार को लग रहा है कि ईवी वाहन को जो भी एग्रीगेटर्स हैं उनके लिए जो है ये अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो अगर हम पहले एथेनॉल पर अगर ईंधन जो उपलब्ध कराने की व्यवस्था पहले योजना चल रही थी, नितिन गडकरी जी इस पर काफी समय से बोल रहे थे, बिल्कुल भाई पेट्रोल की जगह इसकी इथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये स्थिति जो है अभी अब जो आकर जब हमारे पर संकट आ खड़ा हुआ है तब हम विचार कर रहे हैं। तो ये स्थिति से कैसे बचा जाए जी। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्थिति गंभीर है, वास्तव में गंभीर है, लेकिन सरकार के स्तर पर जो भी ये आडंबर किया जा रहा है, कुछ लोग आडंबर भी कर रहे हैं सरकार के लोग, वो ये अपना दिखाने के लिए कि हम पेट्रोल डीजल की बचत कर रहे हैं, ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन उनका ये सिर्फ दिखावा है। वो जाते तो ट्रेन से हैं और आते अपनी गाड़ियों से हैं, निजी वाहनों से आते हैं। कोई भी नेता आपको ये नहीं दिखाएगा कि वो वापसी भी उसी ट्रेन से आ रहा है। सही बात। वो सब जाने की दिखाएंगे कि हम ट्रेन से जा रहे हैं, लेकिन वो अपने सुरक्षा कर्मियों को, अपने वाहनों को वहीं गंतव्य पर बुला लेते हैं। वो आना और जाना तो फिर बराबर हो गया, फिर ऐसा आडंबर करने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल। तो मतलब जो सरकार का ये जो सादगी का है, ये सब व्यवहारिक रूप से लागू होना चाहिए। जो मंत्रियों की सुरक्षा है उस पर भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतना अगर वाहनों का काफिला लंबा होगा तो निश्चित रूप से जो है इसका लागत बढ़ेगी। हाँ, ये है कि सुरक्षा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो आडंबर हो रहा है, ये आडंबर से जनता में उसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। ठीक है कि क्योंकि देखिए जो इमरजेंसी के बाद भी इस तरह का दिखावा हुआ था, वही स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी बन रही है। तो मतलब जो भी योजनाएं वो धरातल पर दिखाई देनी चाहिए। अगर कोई नेता उसका पालन करते हैं तो व्यवहारिक रूप से पालन करें, केवल दिखावे के लिए या सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा ना करें।
क्योंकि जनता से ठीक है। वास्तविकता छिपती नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इस चीज का व्यवहारिक पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है। और ये संकट के लिए जनता पहले से तैयार थी, जनता को मालूम था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कारण है। तो इसलिए इसके लिए सरकार को दोषी ठहराए, सरकार को दोषी तो ठहरा नहीं सकते, लेकिन हाँ, सरकार इसका प्रबंधन कैसे करेगी इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। वीरेंद्र जी, आपने एक बात बेहद अहम कही है कि सरकार प्रबंधन कैसे करे, यह सारा कुछ निर्भर करता है और सभी लोग सरकार से ही आस लगाए बैठे हैं। बिल्कुल बात सही है, लेकिन आप ये भी मान रहे हैं कि बैकअप प्लान, जिसे प्लान बी हम कहते हैं, वो तैयार नहीं किया गया सरकार के द्वारा। कहीं ना कहीं नितिन गडकरी का भी आपने जिक्र किया, कहीं खामी तो रही है, जो एकदम सिर पर जब ओले पड़े तब जाकर पता लग रहा है कि भाई हाँ, इन चीज़ों को आप इस्तेमाल ना करें, इन चीज़ों को ना खाएं, इन चीज़ों का कम इस्तेमाल करें, इनको कम यूज़ करें। उसके बाद काफिलों में कटौती की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये तो मानेंगे कि तैयारियाँ जो होनी चाहिए थी, साइमल्टेनियसली जो तैयारियाँ होनी चाहिए थी, एक पैरेलल तैयारियाँ जो होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। देखिए, हम सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसका आम जनता में व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो सका जी। अब कई उद्योग हैं जो सौर ऊर्जा से चल रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर प्रोत्साहन भी देती है, सब्सिडी देती है, लेकिन इसका व्यवहारिक रूप से पालन नहीं हो पाया। अब लग रहा है कि अगर ये काम युद्ध स्तर पर किया जाता, कुछ काम अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता थी, तो हो सकता है कि आज अपनी स्थिति पर जो है काफी राहत हमें महसूस होती। लेकिन अब जाकर जबकि बिल्कुल संकट सिर पर आन खड़ा हुआ है, अब विचार किया जा रहा है। तो इसलिए ऐसी कल्पना नहीं थी उस समय, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर स्थिति के लिए हमें तैयार रहना है और अपने संसाधनों पर निर्भर रहना है। तो इसलिए सरकार को भी सबक मिला है, ऐसी बात नहीं है। सरकार को भी सबक मिला है कि ऐसे निकट भविष्य में संकट आ सकते हैं, तब हमारी क्या स्थिति होगी, तब हम कैसे निपटेंगे। तो इसलिए अब सरकार जो है उस पर ढंग से विचार कर रही है और जनता का सहयोग भी चाहिए। जनता के सहयोग के बिना ऐसा कुछ संभव ही नहीं है। तो इसलिए व्यवहारिक रूप से और कुछ अनिवार्य रूप से वो कुछ करने की आवश्यकता है, इस पर जनता भी इस बात को गंभीरता को समझे कि इस स्थिति का हमें क्या से उपयोग करना है। ये स्थिति तो है, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कोरोना काल जैसी स्थिति है, लेकिन ये नहीं कि कोरोना जैसा संकट मतलब वैसा ही संकट है। हमें सामूहिक मिलजुल कर करना है, इसका हल निकालना है। और इस स्थिति में क्योंकि देखिए अफरा तफरी भी ना मचे और लोगों में गलत संदेश भी नहीं जाए, क्योंकि छोटी छोटी बातें उनका गलत संदेश चला जाता है, अफवाहें जो है काफी रूप धारण कर देती है। तो काफी विचलित हुए बिना हमें गंभीरता के साथ इस पर विचार करने की जरूरत है। देवेंद्र, सवाल यह है कि स्थिति कैसे संभाली जाए, विकल्प क्या है? देखिए सौरभ, मेरे को याद है 5-6 दिन पहले हरदीप पुरी जो देश के पेट्रोलियम मंत्री है, उनका बयान आया था। उनसे पहले मीडिया में आने लग गया कि बस 60 दिन का ही हमारे पास गैस और ऑयल बचा है। तो हरदीप पुरी जो मंत्री है पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनका एक इंटरव्यू मैंने उनका बयान पढ़ा, उन्होंने कहा जी 60 दिन का ही हमारे पास बचा है। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद चंडीगढ़ के पेट्रोल पंपों पर वहां पोस्टर टांग दिए गए कि बाइक वाले को और कार वाले को इससे ज्यादा पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। और आज हरियाणा के बारे में आज मैंने सुर्खियां देखी हैं मीडिया में कि जो गैस एलपीजी गैस सप्लाई है पीछे से और डीजल पेट्रोल की सप्लाई कम हो गई है। आज ये एक प्रमुख खबर हरियाणा के बारे में भी छपी है जी। तो जिस तरीके से ये चीजें आ रही हैं तो लोगों में थोड़ा सा और घबराहट, पैनिक बढ़ रहा है कि आगे क्या होगा। तो लोग क्या करते हैं, उनको ये है कि अपने घर में इंतजाम करके अब सिलेंडर का रख लो, अफरा तफरी फैलती है क्योंकि उनको चिंता है कि आगे कैसे चलेगा। तो ये जो चीजें कर्मानुसार सामने आ रही हैं, खुद मंत्री कह रहे हैं कि हाँ 60 दिन का बचा है। पेट्रोल पंपों पर पोस्टर लगा दिए कि कार वाले को और बाइक वाले को इससे ज्यादा का तेल नहीं मिलेगा। आज भी इस तरह की मीडिया की रिपोर्ट है। और हरियाणा में आज मैंने देखा कि पीछे से एलपीजी की डीजल पेट्रोल की सप्लाई कम हो गई है। तो यहाँ भी राशनिंग शुरू हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है, ऐसे बिल्कुल लगता है कि अब स्थिति गंभीर होने वाली है और आगे जाकर होगी। और आगे क्या होता है वो तो देखा जाएगा, लेकिन युद्ध के हालात अभी भी गंभीर स्थिति में है, कोई समझौता हो नहीं रहा। देखिए आज मीडिया इतना इफेक्टिव, इतना तेज है, पल पल की खबर आती है तो लोगों में वैसे ही मैसेज भी जा रहे हैं। ठीक है महेश, विपक्ष लगातार हमलावर है, जाहिर सी बात है हमलावर होगा ही, क्योंकि ये मूलभूत चीजें हैं लोगों की, लोगों को सीधे कनेक्ट करती हैं, सीधे लोगों से कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं। विपक्ष कह रहा है कि अभी महंगाई और बढ़ सकती है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसे में सरकार की अगली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए मौजूदा स्थिति को देखते हुए, विपक्ष के लिए भी और जनता के लिए?
देखिए सौरभ, ये तो मानकर चलिए कि तो महंगाई की पहली किस्त है, अभी बहुत सारी किस्तें आने बाकी हैं, ये मानकर चलिए तो शुरुआत है। सीधे अभी वीरेंद्र जी भी वही जानकारी देने की कोशिश कर रहे थे कि जितना अनुमान लगा रहे थे उतनी तो नहीं हुई है। देखिए जितना अनुमान लगा रहे थे वहां तक ये पहुंचा देंगे, लेकिन 2-2 दिन करके ये महंगाई की जो किस्तें हैं वो लगातार देखने को मिलेंगी। फिलहाल ये मानकर चलिए कि अभी महंगाई की आग तो झुलसनी बाकी है, भड़कनी बाकी है, ये तो शुरुआत है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा अहम सवाल आप उठा रहे हैं, देखिए दुनिया में कहीं से भी अगर आपको सस्ता कोई भी ईंधन मिलता है, कोई भी कच्चा तेल कहीं से भी मिलता है, एलपीजी कहीं से भी मिलती है, तो उसकी खरीदारी से भारत सरकार को डरना नहीं है। बिल्कुल ये हालांकि 1 महीने की मियाद और आज अमेरिका की तरफ से बढ़ा दी गई है कि आप रशिया से सस्ता तेल खरीद सकते हैं, लेकिन इस तरह की किसी दबाव में मुझे लगता है कि भारत सरकार को आज नहीं आना चाहिए। जब आप कहते हैं कि सामरिक तौर पर भारत सशक्त हुआ है, सामरिक तौर पर भारत अब मजबूत देशों में उसकी गिनती की जाती है, भारत की सेना सैन्य बल कहीं किसी से भी कम नहीं है, तो फिर इस तरह के दबाव में, इस तरह के डर में दबने की जरूरत मुझे लगता है कि देश को बिल्कुल नहीं है। और ईरान से बहुत कुछ सीखने की जरूरत मुझे लगता है कि तमाम देशवासियों को राष्ट्रवाद भी मुझे लगता है कि यहाँ सीखने की जरूरत है। मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे घोषणाएं की गई हैं जहां पर ये कहा गया कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और पहली ही मीटिंग में जब अधिकारियों को बुलाया तो 3 अधिकारी बुलाए और तीनों गाड़ियां लेकर आए, वो भी 300-500 मीटर की दूरी से। तो ये मानकर चलिए कि जो 500 मीटर 300 मीटर पैदल चलने के लिए तैयार नहीं है, साइकिल पर चलने के लिए तैयार नहीं है, 24 घंटे पहले जो घोषणाएं की थी उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और मुस्कुराते हुए गाड़ियों से उतरकर छिपे जा रहे हैं। तो मानकर चलिए कि ढकोसले से ज्यादा, नौटंकी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ट्रेन से आना, ट्रेन से वापसी का कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जाने के जरूर आए हैं और तमाम जो काफिले हैं वो साथ साथ ट्रेन के साथ साथ सीटी बजाते हुए चल रहे थे। तो मानकर चलिए कि ये तो ढकोसला है जिसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। लेकिन हाँ, देश को इसे राष्ट्रवाद से जोड़ने की जरूरत है कि आज देश को किसी संकट का सामना करना है तो मिलजुल कर उस संकट का सामना करने की जरूरत पड़ेगी। एक और अहम बात जो मैं कहना चाह रहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपको महंगा नहीं होने देना है। अगर सरकार को किसी भी तरह का आर्थिक बोझ भी अगर झेलना पड़ रहा है तो झेला जा सकता है। आप देखिए कि दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल अब तक रखा गया था, पंजाब में रखा गया था, तो क्यों आप उसे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं? बहुत दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इस हालात में फ्री कर दिया गया, ट्रैवल फ्री कर दिया गया। आपको अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, कोई टिकट नहीं लगेगा। दुनिया के बहुत सारे देशों ने फैसला लिया है। अब क्यों ये तैयारी की जा रही है कि आप ट्रेन का जो टिकट है वो बढ़ा देंगे, आप बसों के सफर में बसों का टिकट बढ़ा देंगे? देखिए, आपको टिकट बढ़ाना नहीं है, आपको टिकट घटाना है, उदाहरण पेश करना है। सही बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ऐसे में आने वाले समय में चुनौतियां तो हैं। वीरेंद्र जी, एक सवाल है, वो सवाल ये जो युवा इस वक्त उठा रहे हैं, जो रोजगार परक लोग हैं वो उठा रहे हैं, वो सवाल ये है कि जो उनकी आमदनी है वो नहीं बढ़ रही है। सरकार उस ओर भी ध्यान देती तो शायद ये जो बोझ पड़ रहा है उसको झेल लिया जाता। देखिए, रोजगार का संकट तो है ही है। अब जब जो उतना भी उत्पादन है वो प्रभावित हो रहा है और मांग पर भी असर पड़ा है, तो इसलिए रोजगार के नए सृजन करने के लिए, रोजगार के लिए तो सरकार की जो योजनाएं थी वो पहले उस ढंग का हुआ नहीं है। और इस सारी स्थिति की अगर हम समीक्षा करें तो देखा कि जन जागरण की भी अपनी आवश्यकता है। ये प्रधानमंत्री जी जो संबोधन करते हैं उसका असर होता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ा विशाल नेटवर्क है, तो जो कार्यकर्ता हैं उनको स्वयं के लिए भी एक आदर्श उपस्थित करना है और जनता में भी जन जागरण करना है। तो जन जागरण के माध्यम से ही इसका परिवर्तन हो पाएगा और अमल भी करना है। ये सिर्फ दिखावे के लिए बिल्कुल ठीक बात है, अगर आडंबर रहेगा तो जनता में विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ऐसे में सरकार हो, और सरकार चाहे प्रदेश की हो, चाहे फिर केंद्र की हो, चाहे फिर अन्य राज्यों की, बीजेपी शासित राज्य तकरीबन 21 से ज़्यादा हैं, तकरीबन 22 राज्य हैं एनडीए और बीजेपी शासित राज्य हैं, जहां पर सरकारों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। सरकार के सामने इस वक्त चुनौती है, हर देशवासी, जनता, हर व्यक्ति सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन इस बीच सरकार को भी सोचना होगा कि आम जनता उतनी ना पिसे कि वो बहुत ज़्यादा पिस जाए, गरीब बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, और मध्यम वर्ग का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ऐसे में अमीर जो होगा वो अपने जो उपयोग के खर्चे हैं उनको काफ़ी हद तक कटौती करके बैलेंस कर लेगा, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा? सरकार को बीच का रास्ता निकालना होगा, नहीं तो आने वाले समय में और बड़ी चुनौतियां पेश हो सकती हैं और जनता के लिए बन सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।